हेडिंग डालें बेटा, इनकम, या इसको ऐसे डालो, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एब्रीवेटेड एज पीजीबीपी। कवरेज है बेटा इसकी सेक्शन 28 से लेके 44D तक। इसके बाद से कैपिटल गेन स्टार्ट हो जाता है 45, ठीक है ना। पीजीबीपी की कवरेज है बेटा 28 से 44, 22 से 27 था हाउस प्रॉपर्टी, 27 पे हाउस प्रॉपर्टी खत्म होता है, 28 पे बेटा पीजीबीपी स्टार्ट हो जाता है। इसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले जो लोग हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं या जो प्रोफेशन कर रहे हैं, उनकी इनकम निकालते हैं। इनकम निकालते कैसे हैं? इनकम निकालते कैसे हैं? ग्रॉस रिसीट देख लो या टर्नओवर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। उस बिजनेस एंड प्रोफेशन की ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर कितनी है, उसमें से क्या माइनस करते हैं बेटा? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस प्रोफेशन। बाकी जो आती है ये आपकी आती है टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। जैसे सी इन प्रैक्टिस बेटा प्रोफेशन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बिजनेस है, तो इसमें मेरा ग्रोस रिवेन्यू कितना है? ग्रोस रिवेन्यू पूरे साल में लेटेस्ट से ग्रोस रिवेन्यू आया बेटा 2 करोड़, उसमें से खर्चे माइनस कर दो कि टोटल कितने खर्चे होते हैं। रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टाफ सैलरी है, देश जान के खर्चे हैं, वो सारे खर्चे क्या कर दो बेटा? बिजनेस प्रोफेशन वाले खर्चे माइनस कर दो। बैलेंस जो बचती है वो आती है टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। इस चैप्टर में सबसे बड़ी समस्या होती है ये खर्चे। असेसी की कोशिश क्या रहती है? वो ज्यादा से ज्यादा खर्चे क्लेम कर ले। पेट्रोल पर्सनल पर्पस में घूम रहा है, ऑफिस के पर्पस में खर्चे दिखा दिए बेटा। असेसी की कोशिश क्या रहेगी? ज्यादा से ज्यादा खर्चे क्लेम कर ले। वाइल डिपार्टमेंट की कोशिश क्या रहती होगी? जेन्युइन खर्चे क्लेम करो, बाकी खर्चे क्या हो जाएंगे बेटा? डिसअलाउड हो जाएंगे। बाकी खर्चे डिपार्टमेंट अलाउड नहीं करता। और कई बार ये 1.5 लोग फंस जाता है, ये समझ में नहीं आता कि खर्चा बिजनेस से कनेक्टेड माने या खर्चा बिजनेस से कनेक्टेड नहीं माने। मारुति उद्योग लिमिटेड काम है उसका कार बनाना, उसने ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करी, उसके लिए रजिस्ट्रार के पास बेटा खर्चा हुआ, आरओसी के पास। उस खर्चे की रिडक्शन मिले या ना मिले, वो खर्चा बिजनेस प्रोफेशन से कनेक्टेड माना जाए या ना माना जाए। तो इस चैप्टर में खाली बस 2 चीजें पढ़नी होती हैं। एक तो कौन कौन सी इनकम इस हेड में आएगी, ग्रॉस रिसीट टर्नओवर जो इस हेड में आके कवर होगी, उसमें से क्या माइनस करेंगे बेटा? एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। बैलेंसिंग फिगर जो आती है वो आती है टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। तो 2 फेज में पढ़ेंगे इसको। पहले इनकम कौन कौन सी आएंगी बेटा इसमें, और फिर खर्चे। बस वो अलग बात है कि इतना डिटेल में चले जाते हैं इस हेड में, खर्चे पढ़ते पढ़ते कहीं से कहीं निकल जाते हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर ही भूल जाते हैं पीजीबीपी का है क्या। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है पीजीबीपी का? कौन कौन सी इनकम इस हेड में आएगी, उसमें से क्या कर देंगे बेटा? खर्चे माइनस कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। करूं स्टार्ट? यस सर। सेक्शन वाइज स्टार्ट करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी बेटा। सेक्शन 28, हर हेड की पहली सेक्शन क्या होती है? चार्जिंग सेक्शन। तो पीजीबीपी की चार्जिंग सेक्शन 28, सैलरी की 15 थी, हाउस प्रॉपर्टी की 22 थी, कैपिटल गेन की 45 थी। इसकी बेटा पीजीबीपी की चार्जिंग सेक्शन क्या है साहब? सेक्शन 28। इसमें 9-10 पॉइंट दे रखे हैं, आज खाली वो 9-10 पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं आपको। इनकम है कि कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी, कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होंगी। तो हेडिंग डाल देता हूं, फॉलोइंग इनकम shall be taxable under the head PGBP. Following income shall be taxable under the head PGBP. पहला पॉइंट,
लिख रहे हैं बेटा आप, प्रॉफिट फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन which is carried on by assessee at any time during the previous year। बस ये लिखा है बेटा, प्रॉफिट फ्रॉम एनी बिजनेस प्रोफेशन, ओपन एंडेड है पहला पॉइंट, कोई भी बिजनेस प्रोफेशन हुआ जो असेसी कैरी करता है उसकी इनकम कौन से हेड में आएगी बेटा, कोई भी बिजनेस प्रोफेशन हुआ जो असेसी कैरिड आउट करता है उसकी इनकम कौन से हेड में आएगी बेटा, अंडर द हेड पीजी बीपी। क्या वर्ड लिखा हुआ है बेटा, क्या वर्ड लिखा है, एनी बिजनेस और प्रोफेशन। बेटा लीगल की बात कर रहा है या इलीगल की, पढ़ाना लीगल बिजनेस प्रोफेशन है, सीए इन प्रैक्टिस लीगल बिजनेस प्रोफेशन है, उसकी इनकम तो टैक्सेबल होगी पीजीबीपी में। ड्रग्स का बिजनेस, आर्म्स एंड एम्यूनेशन का बिजनेस, रैंसम मनी लेना, मैं घर से बच्चे उठाता हूं बेटा, मेरा काम ही है रैंसम मनी लेता हूं। कौन से बिजनेस होंगे बेटा, लीगल इलीगल? सारे सर। हाँ जी, या खाली लीगल बिजनेस की बात चल रही है? लीगल दोनों नहीं सर, सब दोनों दोनों की बात दोनों होंगे सर। और प्रोफेशन, तो एनालिसिस 1 बिजनेस प्रोफेशन, मैं बिजनेस बोल रहा हूं, प्रोफेशन अपने आप इंक्लूड होता है। बिजनेस में भी लीगल, बिजनेस में भी इलीगल। इलीगल। आपने इनकम कमाई है, टैक्स लगेगा। काम दे सजा देना हमारा काम नहीं है, उसके लिए इंडियन पीनल कोड है, उसके लिए सीआरपीसी है। इनकम कमाई है, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। आप डॉक्टर हैं, किडनी निकाल के बेच रहे हैं, कुछ भी निकाल के बेच दो बेटा, आप, हमें मतलब नहीं है। इनकम कमाई है, हम इनकम के ऊपर टैक्स लगाएंगे। लीगल प्रोफेशन कैसे होगा? बिजनेस में भी इलीगल। बोले सर लीगल प्रोफेशन कैसे होगा? प्रोफेशन लीगल कैसे होगा? इलीगल। प्रैक्टिस लीगल प्रोफेशन नहीं है, वो लीगल नहीं, इलीगल प्रोफेशन। डॉक्टर जो किडनी निकाल रहा है लीगल है इलीगल है? सर वो तो बिजनेस हुआ ना। प्रोफेशन है डॉक्टर। डॉक्टर बिजनेस है, प्रोफेशन नालायक। डॉक्टर तो प्रोफेशन है, लेकिन वो जब बेचेगा तो वो हो जाएगा ना बिजनेस। अरे यार, बिजनेस मान ले, प्रोफेशन मान ले, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी है। ठीक है सर, ऐसे ही छोड़ दो। बिजनेस में भी लीगल, बिजनेस में भी इलीगल, बिजनेस में भी स्पेक्युलेटिव, बिजनेस में भी नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब नॉन स्पेकुलेटिव, और स्पेक्युलेटिव का मतलब सट्टा मत समझ लेना, क्रिकेट पे सट्टा लगा दिया, फुटबॉल पे सट्टा लगा दिया, जुआ खेल लिया, ये वो नहीं है बेटा। वो सब कैजुअल इनकम होती है, टैक्सेबल होती है अंडर द हेड अदर सोर्स। वो सारी कैजुअल इनकम होती हैं, टैक्सेबल होती हैं अंडर द हेड अदर सोर्स। स्पेक्युलेटिव को यहाँ डिफाइन कर रखा है इनकम टैक्स में। स्पेक्युलेटिव की डेफिनेशन है, इट मीन्स डीलिंग इन सिक्योरिटी और कमोडिटी without taking their physical possession। जहां पर बिना फिजिकल पोसेशन लिए सेल परचेज कर ली जाती है। बच्चों वाली लैंग्वेज में बात करूं, वो सुनाओ, सुबह शेयर खरीदे शाम को बेच दिए बिना पोसेशन लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर जाते? ये उस टाइप के बिजनेस की बात कर रहा है। ये सट्टा मत समझ लेना बेटा, मैं रिपीट करूंगा, ये सट्टा आपका कैजुअल इनकम होती है, अदर सोर्स में जाते हैं वो, ठीक है ना। स्पेक्युलेटिव का मतलब डीलिंग इन सिक्योरिटी और कमोडिटी विदाउट टेकिंग देयर फिजिकल पोसेशन। तो जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस है वो भी पीजीबीपी हेड में ही जाएंगे बेटा आपके। तो बिजनेस चाहे लीगल हो, बिजनेस चाहे इलीगल हो, बिजनेस चाहे स्पेक्युलेटिव हो, बिजनेस चाहे नॉन स्पेक्युलेटिव हो, सुनने पे ध्यान दो और देख देख के आंसर देना। सर्टेन बिजनेस ऐसे हैं जो पार्ट ऑफ द ईयर चलते हैं, बाकी टाइम बंद रहते हैं।
कलर इंडस्ट्री होली के टाइम चलती है, बाकी टाइम बंद है। गन्ना इंडस्ट्री 6 महीने चलती है, 6 महीने बंद है। क्रैकर इंडस्ट्री दिवाली के आसपास प्रोडक्शन होता है, बाकी टाइम बंद है। हाँ करो। यस सर। राखी राखी बेटा पूरे 12 महीने बिक रही है। नहीं सर। No, sir. आपका बेटा वो रक्षाबंधन के आसपास एक हफ्ता 10 दिन क्या रहती है उसकी सेल रहती है। जो बिजनेस पूरे साल चल रहे हैं वो तो पीजीबीपी में आएंगे। व्हाट अबाउट पार्ट ऑफ द ईयर? तो सारे business वो भी आएंगे सर, वो भी क्या कहते आएंगे, हो? जो बिजनेस पार्ट ऑफ द ईयर चल रहे हैं वो कहाँ वो जाए? भी यही आएंगे सर। में आएंगे सर। दोबारा पढ़ो। At any time लिखा है Any सर। time दिया है, any business or profession which is carried on by assessee for whole year at any time. टाइम at any time। तो नेक्स्ट एनालिसिस क्या बनेगा? बिजनेस में बी कैरिड ऑन फॉर होल ईयर और इवन इट में बी कैरिड ऑन फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। बिजनेस में बी कैरिड ऑन फॉर फुल ईयर और Part of the year. बिजनेस इंक्लूड प्रोफेशन। बार बार बोल बिजनेस रहा हूं, प्रोफेशन भी आ जाएंगे। तो किसी भी टाइप का कोई भी बिजनेस एंड प्रोफेशन हुआ, उसकी सारी इनकम पीजीबीपी हेड में आगे टैक्सेबल होगी। बिजनेस चाहे वो लीगल हो, बिजनेस चाहे वो इलीगल हो, बिजनेस चाहे वो स्पेकुलेटिव हो, बिजनेस चाहे वो नॉन स्पेकुलेटिव हो, बिजनेस चाहे बेटा वो पूरे साल चले या बिजनेस बेटा वो पार्ट ऑफ द ईयर चले। किसी भी टाइप के बिजनेस हुए, इनकम हमेशा पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। सिक्योरिटी के ऊपर एक इंफेसिस लेना चाहूँ, स्पेकुलेटिव के ऊपर इंफेसिस लेना चाहूंगा बेटा। स्पेकुलेटिव सट्टा नहीं है, वो कैजुअल इनकम होती है, अदर सोर्स में जाती हैं। क्रिकेट का सट्टा, फुटबॉल का सट्टा। स्पेकुलेटिव अपना बेटा इनकम टैक्स में सेपरेट डेफिनेशन है, रफली आपके सामने लिख दी मैंने। डीलिंग इन सिक्योरिटी और कमोडिटी विदाउट टेकिंग देयर फिजिकल पोसेशन। जहां बिना फिजिकल पोसेशन लिए सेल परचेज करते हैं उसको बोला जाता है बेटा स्पेकुलेटिव बिजनेस। एक बार एग्जांपल देना। इंट्राडे ट्रेडिंग, सुबह शेयर खरीदे शाम को बेच दिए। ओके सर। कमोडिटी मार्केट भरा पड़ा है। सिक्योरिटी लॉ में पढ़ोगे सारा है डिटेल में। चलूं आगे। यस सर। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर एलिमेंट ऑफ बिजनेस है पर इनकम पीजीबीपी में नहीं आती, बाकी हेड में जाती है। सर्टेन एक्सेप्शंस हैं वेयर एलिमेंट ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट बट इनकम शैल नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, इट शैल बी टैक्सेबल अंडर अदर हेड। किसी को याद आ रही हो बेटा? हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज फिक्स एसेट, उससे अगर रेंटल इनकम है हमेशा बेटा, वो याद आ रहा है स्टॉक इन ट्रेड वाला? यस सर। चेन्नई sir. प्रॉपर्टी, यस हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड बट रेंटल इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। लिखवाया था बेटा। यस दूसरा शेयर्स, अगर डिविडेंड इनकम है, शेयर से अगर आपको बेटा डिविडेंड इनकम है, शेयर्स में इन्वेस्ट करना आपका बिजनेस ही क्यों ना हो, राकेश झुंझुनवाला साहब उनका शेयर्स में इन्वेस्ट करना बिजनेस ही है, उसके बावजूद भी डिविडेंड टैक्सेबल होता है अंडर द हेड अदर सोर्स, क्योंकि वो अदर सोर्स की चार्जिंग सेक्शन में आता है। तो ये दो एक्सेप्शन याद रखना, जहां एलिमेंट ऑफ बिजनेस है और उसके बावजूद भी इनकम पीजीबीपी में नहीं आती, या तो हाउस प्रॉपर्टी में या अदर सोर्स में। हाउस प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे बताना? वेयर बिल्डिंग हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड स्टिल रेंटल इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 2, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स shall always taxable under the head other source even if security is the main business of assessee। नहीं समझ में आ रहा? हाँ ना करो बेटा। आगे सर। तो एक्सेप्शंस लिख देता हूं। In the following situation, in the following cases or situation, comma, although element of business exist but income shall not taxable under the head PGBP।
बोलना पहला, हाउस प्रॉपर्टी held as stock in trade. रेंटल इनकम, बोलो। Taxable under house property. पढ़ाया था। Yes, sir. चेन्नई प्रॉपर्टीज करके सुप्रीम कोर्ट का केस था। और सेकंड, शेयर्स हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड। डिविडेंड इनकम, Taxable under the head other source. टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ये पहला पॉइंट बेटा मेरी तरफ से कंप्लीटली वाइंड अप हो गया। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन विच वाज कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। किसी भी टाइप का कोई भी बिजनेस एंड प्रोफेशन हुआ, उससे जो भी इनकम होगी वो पीजीबीपी बेटा हेड में कवर होगी। बिजनेस में भी लीगल, बिजनेस में भी इलीगल, बिजनेस में भी स्पेक्युलेटिव, बिजनेस में भी नॉन स्पेक्युलेटिव, बिजनेस में भी कैरिड ऑन फॉर होल ईयर, बिजनेस में नॉट भी कैरिड ऑन फॉर होल ईयर। और दो केसेस ऐसे हैं जहां एलिमेंट ऑफ बिजनेस तो है पर इनकम पीजीबीपी में नहीं आती। पहला, हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, रेंटल इनकम जाती है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा, शेयर्स हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, काम में उसका शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, उसके बावजूद भी डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होती है अंडर द हेड अदर सोर्सेस। फर्स्ट पॉइंट बेटा मेरी तरफ से कंप्लीटली वाइंड अप। आपके कोई इफ्स एंड बट्स? No, कोई भी इफ्स एंड बट्स है पूछो, नहीं मैं आगे लेके चलो। नहीं। Yes, sir. चले Proceed. मोहन। Yes, sir. सेकंड पॉइंट बेटा, चार्जिंग सेक्शन 28 का सेकंड पॉइंट, कोई भी कंपनसेशन अगर एसएससी को मिलता है, एनी कंपनसेशन ड्यू और रिसीव बाय एसएससी इन कनेक्शन विद, किस कारण से? इन कनेक्शन विद, किस कारण से मिल रहा है? पहला, फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। आप लिखते रहो, मैं इकट्ठा समझाऊंगा। सेकंड, फॉर वेस्टिंग of management or property of business in favor of गवर्नमेंट। पहला, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई या टर्मिनेट हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट ने बेटा मैनेजमेंट या प्रॉपर्टी क्या कर ली? एक्वायर कर ली। गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट या पूरा बेटा बिजनेस प्रॉपर्टी क्या कर ली साहब? एक्वायर कर ली। तीसरा ये नया आया है 2018 से, फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ any terms and condition related to business contract। लिखा? फिर समझाऊंगा तसल्ली से एक एक करके। सर ये सेकंड पॉइंट में 4 के बाद क्या लिखा है? फॉर वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर वेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट और प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है ना? थर्ड में
फॉर टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एनी टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर। चलो एग्जाम्पल से समझो। पहले ये समझा रहा हूँ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। लेटर से मैं सोनी के अप्लायंसेस बनाता हूँ और आप मेरा नॉर्थ इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मैं मैन्युफैक्चरर, आप मेरे नॉर्थ इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एजेंट हैं। जितना भी आर्टिकल बिकेगा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बिकेगा। हर बड़ी कंपनी में होता है बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप सिस्टम। Yes, sir. अब मैंने आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना लिया और आपके साथ एग्रीमेंट हो गया कि नॉर्थ 5 साल का लेटर से नॉर्थ इंडिया में जितना भी माल बिकेगा सारा आपके थ्रू बिकेगा। आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप मेरे एजेंट हैं। 5 साल का एग्रीमेंट हुआ कि नॉर्थ इंडिया में जितना भी माल बिकेगा आपके थ्रू बिकेगा। मैंने प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, तोड़ दिया। आपका एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म और उसके बदले कंपनसेशन में मैंने आपको 50 लाख रुपए दिए। उसके बदले कंपनसेशन में 50 लाख रुपए दिए। ये 50 लाख रुपए आपकी इनकम मान ली जाएगी, टैक्सेबल कर देंगे अंडर द हेड पीजीबीपी। 2 वर्ड लिखे, एक टर्मिनेशन और एक मॉडिफिकेशन। दोनों में डिफरेंस समझा देता हूं। आपके पास पूरे नॉर्थ इंडिया की एजेंसी थी, मैंने एजेंसी ही खत्म कर दी। इसको क्या बोलेंगे बेटा? टर्मिनेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होगा? आपके पास पूरे नॉर्थ इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने घटा के केवल दिल्ली का रख दिया कि अब नॉर्थ इंडिया नहीं, आपके पास केवल दिल्ली के राइट है। तो ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, ये क्या हुआ है बेटा? मॉडिफाई। तो इसके बदले जो भी आपको कंपनसेशन दिया है मैंने, ये आपकी इनकम मान ली जाएगी, आपके हेड में टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी। तो पहला, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट अगर मॉडिफाई या टर्मिनेट हुआ है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट अगर मॉडिफाई, एजेंसी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटरशिप, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कोई मॉडिफाई या टर्मिनेट हुआ है, उसके बदले कोई कंपनसेशन मिलती है, तो ये कंपनसेशन टैक्सेबल कर देंगे बेटा रिसिपिएंट के हैंड में अंडर द हेड पीजीबीपी। फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत? फर्स्ट वाले में, एजेंसी वाले में No, धीरे धीरे sir. आगे बढ़ेंगे ना। चलूं आगे। Yes, sir. सेकेंड, फॉर वेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट, ये समझा रहा हूं बेटा मैं आपको। सर्टेन बिजनेस ऐसे होते हैं बेटा जो पब्लिक इंपोर्टेंस के होते हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखती है। छोटा एग्जांपल, एक नमक। नमक ऑल दो आइटम सस्ती है बेटा, पर ये पब्लिक इंपोर्टेंस की आइटम है। अब गवर्नमेंट बार बार नमक मैन्युफैक्चर, सोल्ट मैन्युफैक्चर को बोल रही है भाई इसको आयोडाइज कर, आयोडीन डलता है ना उसमें, इसको क्या करो? आयोडाइज करो। आप सुन नहीं रहे, क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है, वो आपका बिजनेस एज ए होल ही एक्वायर कर ले। पब्लिक इंपोर्टेंस का बिजनेस है बेटा, गवर्नमेंट ने पूरा बिजनेस एज ए होल एक्वायर करा और आपको कंपनसेशन दे दिया 1 करोड़ रुपए। 2 समस्याएं हैं आपके साथ, एक तो आपका बिजनेस गया, एक तो आपका क्या गया है बेटा? बिजनेस गया है। और दूसरा बेटा, वो 1 करोड़ रुपए आपकी इनकम मान ली जाएगी जो कंपनसेशन दिया है, टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर फोकस रखना, यहाँ बिजनेस एज ए होल एक्वायर होता है तो पीजीबीपी में आता है बेटा। अगर कोई लैंड एक्वायर हुई है या फैक्ट्री बिल्डिंग एक्वायर हुई है बेटा, फिर तो कैपिटल मिल जाएगा ना, वो तो कैपिटल एसेट हो जाएगी। यस। अगर केवल लैंड आ गई हाईवे प्रोजेक्ट में, वो एक्वायर कर ली, फैक्ट्री बिल्डिंग आ गई हाईवे प्रोजेक्ट में, वो एक्वायर कर ली, तो वो पीजीबीपी में नहीं आएगी। कंपनसेशन तो उसमें भी है, फिर वो कहाँ जाएगा बेटा? कैपिटल गेन। पढ़ा चुका हूं मैं आपको। यस क्या सर। करें? यस सर। यहाँ पर तो कौन सा कंपनसेशन है? यहाँ तो मैनेजमेंट को एक्वायर करा है, मैनेजमेंट अपने होल्ड कर लिया बेटा, या बिजनेस एज ए होल एक्वायर कर लिया। देन लॉ सेज आप पब्लिक इंपोर्टेंस के बिजनेस को गलत तरीके से चला रहे हैं, हम इसको एक्वायर कर रहे हैं, पकड़ो कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, जो भी है, ये रिसिपिएंट की इनकम मान ली जाती है, रिसिपिएंट के हैंड में टैक्सेबल हो जाती है अंडर द हेड पीजीबीपी। तो याद करते चलेंगे बेटा छोटा छोटा। पहला, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई या टर्मिनेट हो गया, उसके बदले कंपनसेशन मिल रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट या बिजनेस को ही क्या कर लिया बेटा? टेक ओवर कर लिया, उसके बदले कंपनसेशन मिल रहा है। पहले ये केवल 2 पॉइंट होते थे, ये तीसरा पॉइंट आया है फाइनेंस एक्ट 2018। लास्ट बजट था बेटा जेटली साहब का, फिर तो निर्मला सीतारमन जी आ गई थी बेटा। जेटली साहब ने क्या पॉइंट डाला, मैं आपके सामने समस्या रखता हूं, आपके अपने आप समझ में आएगा बेटा। सर्टेन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनकी टर्म्स मॉडिफाई हो जाती हैं और उसके बदले फिर कंपनसेशन देना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बेटा वैन हुसैन, पीटर इंग्लैंड, आप मेरे बायर, आपने मुझे 1 लाख शर्ट का ऑर्डर दिया और मैंने ये बोल दिया 1 महीने में 1 लाख शर्ट मैं पूरी कर दूंगा, और अगर नहीं दे पाया 10% की आप मेरे ऊपर पेनल्टी लगाओ। होता है ये? Yes, sir. Yes, sir. बिजनेस में आम बात है बेटा।
कि अगर टाइम से आप डिलीवरी नहीं दे पाए, कोई टर्म्स एंड कंडीशन में फुलफिल नहीं कर पाया, उसके बदले कोई कंपनसेशन देना पड़ गया। मुझे बेटा 1 महीने में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना था, मैं नहीं कर पाया, उसके बदले आपने मेरे ऊपर क्या चार्ज कर दी बेटा? पेनल्टी चार्ज कर दी। तो ये पेनल्टी जो मैंने आपको दी है, ये कंपनसेशन है, ये पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन है। ये कंपनसेशन आपकी इनकम मान ली जाएगी बेटा, टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड PGBP। कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट अगर मॉडिफाई या टर्मिनेट होते हैं, इसके बदले कोई कंपनसेशन मिलती है, वो कंपनसेशन इनकम मानी जाती है, टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP। तो पॉइंट नंबर 2 मैं कंक्लूड कर दूं, फिर आपकी क्वेरी लूंगा बेटा 1 बाय 1। 3 टाइप के कंपनसेशन, 3 चीजों से कंपनसेशन, 3 टाइप से बढ़िया वर्ड, 3 चीजों से अगर कंपनसेशन मिलता है, इनकम मानी जाती है, टैक्सेबल होती है अंडर द हेड PGBP। हेल्प करो बेटा। पहला, कोई डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई या टर्मिनेट हुआ है। दूसरा, गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट को बेटा या प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस को बिजनेस एज ए होल को क्या कर लिया है? टेक ओवर कर लिया। तीसरा, कोई बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशन मॉडिफाई टर्मिनेट हुए हैं, उसके बदले हमें कंपनसेशन देना पड़ गया। इन 3 केसेस में जो भी कंपनसेशन मिलेंगे, रिसिपिएंट की इनकम मानी जाएगी, टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP। सर एक बार थर्ड पॉइंट रिपीट कर दो, समझ नहीं आया था। थर्ड पॉइंट में कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई या टर्मिनेट हुआ है, जो एग्जांपल मैंने दिया था वो एग्जांपल रिपीट कर। नहीं समझ आया सर, आवाज ब्रेक हो गई थी नेट प्रॉब्लम से। 1 लाख शर्ट का कॉन्ट्रैक्ट था, वो 1 लाख शर्ट का कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने में कंप्लीट करना था, नहीं कर पाया, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में क्लोज थी कि 10% की पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर टाइम से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो ये टाइम से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, पेनल्टी देनी पड़ गई। पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन है, रिसिपिएंट की इनकम मानी जाएगी, इनकम मानती टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड PGBP। ओके सर। तो सर इसमें टर्म मॉडिफाई क्या हुआ? इसमें कुछ मॉडिफाई थोड़ी ना, वो तो क्लॉज ऑलरेडी था ना। भाई या तो कुछ टर्मिनेट, कुछ भी हो सकता है, या तो टर्मिनेट हो जाए पूरा, कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया, नहीं दूंगा शर्ट एक भी, उसके बदले कंपनसेशन। ओके सर। या कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, 1 लाख में से खाली 30,000 गई हैं, 70,000 गई ही नहीं, कुछ भी हो सकता है ना सर। पर लैंग्वेज के हिसाब से तो ये लग रहा है टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस आए हैं। कुछ भी हो सकता है बेटा। ओके सर। चले आगे। यस सर। तो पहला पॉइंट हो गया ओपन एंडेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम एनी बिजनेस प्रोफेशन। सेकंड पॉइंट कंपनसेशन 3 कारणों से, ठीक। थर्ड, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, which include number 1 cash assistance, number 2 duty drawback, number 3 profit on sale of import license। फिर लिख के छोड़ो, एक एक को डिटेल में समझाता हूं। सर सेकंड क्या लिखा है? ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक। थर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सर्टेन इंसेंटिव्स देती है। जैसे एग्जांपल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंसेंटिव दिया, अगर साल में 100 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया तो आपको 1% का कैश असिस्टेंस देंगे। मैंने साल में बेटा 100 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया और गवर्नमेंट ने खुश होकर मुझे 1% की कैश असिस्टेंस दी। 100 करोड़ का 1%, 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने मुझे दिए, ये मेरी इनकम मान ली जाएगी, टैक्सेबल कर देंगे अंडर द हेड PGBP। अजीब लो है नालायक, एक तरफ एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं, फिर इंसेंटिव बोल रहे हैं कुछ तो टैक्स दे के जा, मतलब इनकम मान ली है, ये टैक्सेबल कर देंगे अंडर द हेड PGBP। दोबारा समझाऊं कैश असिस्टेंस क्या होता है? एक्सपोर्ट का एक टारगेट फिक्स हो जाता है, एक्सपोर्ट का टारगेट फिक्स कर दिया, लेटर से 500 करोड़, 500 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दो, गवर्नमेंट आपको बेटा 1% का कैश असिस्टेंस देगी। मैंने 500 करोड़ का बेटा एक्सपोर्ट कर दिया साल भर में और गवर्नमेंट ने खुश होके मुझे बेटा 1% की कैश असिस्टेंस
500 करोड़ का 1%। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। कैश प्रोवाइड। आवाज नहीं आ रही बेटा मेरी? आ रही है सर। आ रही है सर। 500 करोड़ का बेटा मुझे 1% कैश असिस्टेंस दे दिया, 5 करोड़। ये 5 करोड़ मेरी इनकम मान ली जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी बेटा अंडर द हेड पीजी पीपी। कैश असिस्टेंस में कोई दिक्कत? हाँ ना करो यार। सर ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? ड्रॉबैक का मतलब होता है रिफंड। कस्टम में है ये ड्यूटी ड्रॉबैक। सुन लो, फिलहाल मैंने बेटा यूएसए से आर्टिकल इंपोर्ट करा, उसके ऊपर मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी। उस आर्टिकल को इंडिया में मैंने मैन्युफैक्चर करा और आउटसाइड इंडिया क्या कर दिया बेटा, मैंने उसको बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर दिया। मैंने यूएसए से फैब्रिक मंगाया, कपड़ा मंगाया, उसके ऊपर मैंने कस्टम ड्यूटी पे कर दी। इंडिया में फैब्रिक से रेडीमेड गारमेंट बनाया और दुबई में मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो अगेन मैं एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहा हूं। तो ड्यूटी ड्रॉबैक ये बोलता है इंपोर्ट के टाइम आपने जो ड्यूटी पे करी थी, जब एक्सपोर्ट करोगे उसका रिफंड मिल जाएगा। इंपोर्ट के टाइम आपने जो ड्यूटी पे करी थी, जब एक्सपोर्ट करोगे तो आपको उसका क्या मिल जाएगा बेटा, रिफंड मिलेगा। अजीब लो बना दिया नालायकों ने। एक तरफ तो रिफंड दे रहे हैं, दूसरी तरफ क्या मान ली बेटा, इनकम मान ली, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजी बीपी। तो ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होती है बेटा, इंपोर्ट ड्यूटी पेड, import duty paid at the time of import will be refunded as and when article is exported। imported article को अगर export कर देते हैं तो import के टाइम जो टैक्स दिया होता है वो टैक्स हमें रिफंड मिल जाता है। उस रिफंड को बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। तो जैसे ही रिफंड मिलेगा, इनकम मान ली, टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड पीजी बीपी। कोई दिक्कत? सर लेकिन उसका पैसा उसी को वापस आ रहा है। तो पहला जो बेटा पैसा इसने दिया था कस्टम, वो खर्चा होगा। हाँ तो लोन है उसको बेटा प्रमोट करने के लिए वापस दे दिया। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ दे रही है वापस, तो इनकम मान लिया लोन है। ठीक है। ठीक है। हाँ सर। पहला कैश असिस्टेंस जो भी मिलेगा वो उसकी इनकम मानी जाएगी। दूसरा ड्यूटी रिफंड जो भी मिलेगी, ड्रॉबैक का मतलब रिफंड होता है, वो उसकी इनकम मान ली जाएगी। तीसरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। ये मैं समझाता हूं फिर एग्जांपल से क्या होता है। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट का एक टारगेट फिक्स कर देती है। लेटर से गवर्नमेंट ने एक एक्सपोर्ट का टारगेट दिया, 100 करोड़ का एक्सपोर्ट करो और 5 करोड़ का हमारे से 5% का इंपोर्ट लाइसेंस ले लो। 100 करोड़ का एक्सपोर्ट करो और हमसे 5% का इंपोर्ट लाइसेंस ले लो। मैंने पिछले साल 100 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया, टारगेट अचीव कर दिया, और गवर्नमेंट ने खुश होकर मुझे 5% का इंपोर्ट लाइसेंस दे दिया। 100 करोड़ का 5% कितना होता है बेटा, 5 करोड़। मुझे 5 करोड़ का इंपोर्ट लाइसेंस मिल गया। सर क्या मतलब होता है अब इसका? अब मैं 5 करोड़ तक का इंपोर्ट कर सकता हूं, मुझे ड्यूटी पे नहीं करनी। अब मैं 5 करोड़ तक का इंपोर्ट कर सकता हूं, मुझे क्या पे नहीं करनी है बेटा, ड्यूटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस वो लाइसेंस दिखा देना। दोबारा गवर्नमेंट एक टारगेट फिक्स करती है, वो टारगेट अगर अचीव हो जाए तो गवर्नमेंट खुश होकर क्या दे देती है बेटा, इंपोर्ट लाइसेंस। लेटर से गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, हर वो पर्सन जो 100 करोड़ का एक्सपोर्ट कर देगा उसको 5% का इंपोर्ट लाइसेंस मिलेगा। मैंने वो टारगेट अचीव कर दिया, मुझे 5% 5 करोड़ का इंपोर्ट लाइसेंस मिल गया। अब 5 करोड़ का इंपोर्ट लाइसेंस मुझे मिला, इसका मतलब ये होता है अब मैं 5 करोड़ तक का इंपोर्ट कर सकता हूं, मुझे इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी। अब लाइसेंस तो मेरे पास आ गया, पर अभी नियर फ्यूचर में मुझे इंपोर्ट ही नहीं करना। इस लाइसेंस को मैं किसी दूसरे इंपोर्टर को बेच देता हूं। इस लाइसेंस को मैं किसी दूसरे इंपोर्टर को बेच देता हूं। उसको बेचने से जो भी मुझे प्रॉफिट होगा, आपका बेटा इनकम टैक्स लगेगा, पीजीबीपी हेड में ये क्या होगा साहब, टैक्सेबल होगा। तो जो भी इंपोर्ट लाइसेंस मुझे मिला, मैंने उसको बेचा, बेचने से बेटा मुझे जो भी क्या होगा साहब, बेनिफिट होगा। इनकम मान ली इन्होंने और पीजीबीपी में क्या कर दी बेटा, टैक्सेबल कर दी। तो ये 3 टाइप के एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैं। कैश असिस्टेंस, सीधा कैश ही दे देती है गवर्नमेंट। ड्यूटी ड्रॉबैक बेटा, इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड मिलता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, गवर्नमेंट बेटा एक्सपोर्ट प्रमोशन को देख के लाइसेंस देती है, वो लाइसेंस को आप मार्केट में बेच सकते हैं। बेचने से जो भी आपको गेन होगा वो आपकी इनकम मान ली जाएगी।
टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। पूछो अब कोई भी दिक्कत। नो दिक्कत सर। चलो आगे, यस सर। हेडिंग बोलते रहो, नहीं भागम भाग हो जाएगी। सबसे पहला, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन, ओपन एंडेड। दूसरा, 3 कारणों से अगर कंपनसेशन मिलता है, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। थर्ड बेटा, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, आप नाम याद मत करना, खाली हेडिंग याद कर लो। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स बाय वट एवर नेम कॉल्ड, ट्रीटेड एज इनकम, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। चलूं आगे। यस सर। पॉइंट नंबर 4, एनी बेनिफिट और परक्यूजिट, कोई भी बेनिफिट और परक्यूजिट, एनी बेनिफिट और परक्यूजिट रिसीव बाय assessee ड्यू टू his business और प्रोफेशन। बिल्कुल हिंदी कर दो, आपके अपने आप ही समझ में आएगा। अगर बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन करने के कारण कोई भी बेनिफिट या परक्यूजिट मिलती है, बिजनेस प्रोफेशन के कारण कोई भी बेनिफिट या परक्यूजिट मिलती है, तो वो बेटा बेनिफिट और परक्यूजिट इनकम मान ली जाएगी, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। 4-5 एग्जाम्पल देता हूं, आपके अपने आप फिट समझ में आएंगे। एक पेशेंट डेथ बेड पे था, डॉक्टर ने उसकी ट्रीटमेंट करी और उसको बचा लिया। डॉक्टर ने उसकी ट्रीटमेंट करी और उसको बचा लिया। पेशेंट ने नॉर्मल फीस तो दी, खुश होकर एक मोटर कार गिफ्ट कर दी। पेशेंट ने डॉक्टर को कार ही क्या कर दी बेटा, गिफ्ट कर दी। जो नॉर्मल फी मिली फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगी बेटा, वो आपकी पीजीबीपी। जो कार मिली वो बेनिफिट है डॉक्टर को, किसके कारण, बिजनेस एंड प्रोफेशन के कारण, वो उसकी इनकम मान ली जाएगी, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। टेक अनदर एग्जांपल, एक एक्यूज्ड को, एक मर्डरर एक्यूज्ड को हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया बेटा। एडवोकेट ने उसका केस फाइट करा, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करी और जीत गए। उसको क्या करा दिया बेटा, बरी करा दिया। उसने खुश होकर बंगलो गिफ्ट कर दिया। उसने एडवोकेट को बेटा बंगलो गिफ्ट कर दिया। ये बंगलो क्या मान ली जाएगी बेटा, इनकम मान ली जाएगी। ये बंगलो इनकम मान ली जाएगी बेटा उस एडवोकेट की। एडवोकेट के हैंड में टैक्सेबल होगी अंडर द हेड पीजीबीपी, क्योंकि उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन के कारण मिला है। तीसरा लाइव एग्जांपल दे देता हूं। मेरे फादर का टेक्सटाइल का काम है, इनको स्कीम मिलती है बेटा। सियाराम नाम सुना है? सियाराम कोट पैंट आते हैं, शूटिंग शेटिंग। यस सर, सुना है। MS धोनी उसका ब्रांड एम्बेसडर है बेटा। मेरे फादर के पास एजेंसी है इनकी साहब। इनको टारगेट मिलते हैं कि साल भर में अगर 50 लाख का माल बेच दिया, यूरोप का टूर फ्री। 20 लाख का माल बेच दिया, दुबई का टूर फ्री। 10 लाख का माल बेच दिया, केरल का टूर फ्री। मेरे फादर ने बेटा 50 लाख का माल बेच दिया, उनको दुबई का टूर मिला। मेरे फादर क्या कर रहे हैं, बिजनेस। हाँ करो। यस सर। उस बिजनेस के कारण उनको बेनिफिट हो रहा है, टूर मिल रहा है, यस सर। तो वो टूर उनकी इनकम मान ली जाएगी और फादर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी। ओपन एंडेड है बेटा ये। कोई भी बेनिफिट और परक्यूजिट जो किसके कारण मिलता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के कारण मिलता है, इनकम मान लो बेटा, टैक्सेबल कर दो अंडर द हेड पीजीबीपी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्टर वाला एग्जांपल याद रखना। डॉक्टर को कार गिफ्ट मिली है बेटा पेशेंट से, तो पीजीबीपी में आएगी। अगर उसके किसी फ्रेंड ने गिफ्ट दे दी हो तो अदर सोर्सेस, अदर सोर्स में। एडवोकेट साहब को बंगलो गिफ्ट मिला है बेटा अपने क्लाइंट से, बिजनेस प्रोफेशन के कारण, तो पीजीबीपी में आएगा। वैसे उसको गिफ्ट मिल गया कोई और अपने फ्रेंड से, अदर सोर्सेस, तो अदर सोर्सेज में जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ लिखवा दूं बेटा। सर ये जो दिवाली में गिफ्ट होते हैं, बिजनेस रिलेशन में चेंज होते हैं, ये भी पीजीबीपी में आएंगे? अगर बिजनेस के हैं बेटा, आपके बिजनेस में शो होते हैं तो आएगा जाएगा पीजीबीपी। पर बिजनेस में कोई शो ही नहीं करता, वो तो पर्सनल है। ठीक है। तो सर वो जैसे क्लाइंट 12 वाले भी पार्टनर शो हमें क्यों आपस में करेंगे? गिफ्ट देते हैं बेटा, रिलेटिव्स को आपस में Yes, देते sir. हैं, उनको तो शो ही नहीं करते। अगर शो करा तो बेटा पीजीबीपी इनकम है ये। ठीक है सर डॉक्टर मोटर कार और देने वाले का खर्चा है। अगर शो हाँ, करेंगे तो देने वाले का तो खर्चा है ना। Yes, यस sir. सर। आगे बोले बेटा। सर डॉक्टर क्यों शो करेगा मोटर कार? डॉक्टर क्यों शो करेगा मोटर कार? बेटा बड़े लेवल पे जाने के बाद शो करनी पड़ जाती है, ब्लैक में कब तक रखेगा? तो सर गिफ्ट डॉक्टर मान लो नरेश त्रेहन है,
तो वो तो अपने Yes, बुक्स ऑफ sir. अकाउंट में दिखाएगा ही दिखाएगा, इतने बड़े डॉक्टर हैं। मेरे टाइप के कोई Yes, चिंदी sir. चोर हो छोटे मोटे, वो तो चल दो गायब कर दे, बुक्स में दिखाए ना। यस सर। एक लेवल के बाद प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, ब्लैक मनी रखोगे कहाँ? पर सर ब्लैक मनी कहाँ है? गिफ्ट आया है ना वो तो हमें। तो कार गिफ्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओगे, दिखाते ही एओ पकड़ लेगा, टैक्सेबल कर देगा। और कई Okay, बार sir. दूसरे वाले के एंगल से पकड़ में आ जाते हैं। दूसरे वाले ने अपनी रिटर्न फाइल करी होगी, उसने कार गिफ्ट दिखा दी। यस सर। आप ये समझो, मेरे फादर ने दुबई का टूर लिया, उन्होंने नहीं दिखाया। मेरे फादर ने दुबई का टूर लेटर से अपनी बुक्स में नहीं दिखाया, पर शियाराम वाले का तो खर्चा हुआ है, उसने तो दिखाया होगा। यस हाँ करो। यस सियाराम वाले ने जैसे ही खर्चों में दिखा दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कि जैन सन्स टेक्सटाइल के नाम से इतना खर्चा हुआ है। जैन सन्स टेक्सटाइल मेरे फादर की फर्म है, उनका खर्चा मेरे फादर की इनकम ही तो हो गई। यस सर। तो एओ वहां से पकड़ता है कि चल क्या रहा है भाई, जैन साहब आके मिलो, आपने दिखाया क्यों नहीं? तो पता चले इनकम तो मानेंगे, कंसीलमेंट ऑफ इनकम की पेनल्टी और लग जाती है। कंसीलमेंट मतलब छुपाना। कंसीलमेंट मतलब छिपाना, नालायक छुपा रहा है, इनकम अंडर दिखा रहा है, कम दिखा रहा है। ओके दुबई घूम रहे हैं, इनकम दिखाने में क्या दिक्कत आ रही है? इनकम शो कर। ओके सर। चलूं आगे? यस यस सर। सेंटर में लिखो इसी पॉइंट में, ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट या तो मिल रही होगी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से, मैं सारी गिफ्ट इकट्ठी कर रहा हूं। रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर, आप आंसर दो। टैक्सेबल Under the head salary. in the hands of employee, under the head. Salary. Salary. Second, gift receive due to gift receive due to business or Profession. taxable in the hands of recipient. Under the head PGVP, other source, sorry, other gift, इन दो के अलावा बाकी गिफ्ट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल इन द Hands of assessee under the head other source. hands of recipient under the head other source. वाइंड अप हुआ बेटा पॉइंट नंबर 4 इन टोटलिटी। कोई दिक्कत झगड़ा परेशानी हो तो पूछो। नो सर। चले मूव ऑन, बस केवल हेडिंग बोलते रहो और आगे निकलते रहो। एक से पहला, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन। दूसरा, 3 कारणों से कंपनसेशन। तीसरा, एक्सपोर्ट इंसेंटिव। चौथा, कोई भी बेनिफिट और परक्यूजिट जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के कारण है। कोई भी बेनिफिट और परक्यूजिट जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के कारण है। Am I clear? सर आपने Am I क्या clear? लिखा है? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। Recipient under the head other source. एक बात बताओ, मैं जब सैलरी चैप्टर पढ़ा रहा था, पार्टनर को सैलरी कौन से हेड में टैक्सेबल होती है? पार्टनर को PGBP पार्टनरशिप सर। फर्म से सैलरी जो मिलती है कौन से हेड में टैक्सेबल होती है? पीजीबीपी। पीजीबीपी लिखवाया था ना बेटा। फर्म shall be taxable in the hands of partner under the head PGBP। पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, फी, कमीशन कुछ भी मिले, पार्टनर की इनकम मानी जाती है, पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल होती है अंडर द हेड पीजीबीपी। तो एनी सैलरी,
interest, bonus, fee, commission, by whatever name called, received by partner from his partnership firm shall be taxable in the hands of partner under the head PGBP. ब्रैकेट में लिख लो बेटा, for detailed discussion रेफर चैप्टर असेसमेंट ऑफ फर्म। वहां बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा, ये सिलेबस में है। तो ये वाला पॉइंट वैसे तो मैंने पहले भी समझा दिया था, आज भी समझा दिया। प्रैक्टिकल कैसे चलता है, कितना टैक्सेबल होता है, वो पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर असेसमेंट ऑफ फर्म में। तो यहाँ लिख लो, ताकि कल को जब रिवाइज करोगे सारी चीज इकट्ठी तो आपको पता रहेगा कि इस पॉइंट को पढ़ने के लिए पहले कौन सा पॉइंट पढ़ना पड़ेगा अपने को, असेसमेंट ऑफ फर्म चैप्टर। ठीक है बेटा जी, ओके सर। चलूं आगे। यस। नेक्स्ट बेटा, इनकम डिराइव बाय ट्रेड, प्रोफेशनल और अदर unincorporated body income derived by trade, professional or other incorporated body from specific services provided to their member. Highlight the word specific service. इसको समझाता हूं डिटेल में, ये भी क्या पॉइंट है कि इनकम टैक्स कहां से कहां जाके जुड़ता है। एक होता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, क्या होता है इसका मतलब बेटा, और एक होता है अनइनकॉर्पोरेटेड। क्या मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन का? सर इसकी सेपरेट लीगल प्रोसेस ऑफ हाँ Yes, 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 रजिस्ट्रेशन yes, के एसोसिएशन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। किससे सेपरेट? अपने मेंबर से। मेंबर जिन्होंने एसोसिएशन बनाई है, अगर वो एसोसिएशन अलग है और वो मेंबर्स अलग हैं तो उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। मेंबर्स ने अगर कोई एसोसिएशन बनाई है और कानून की नजरों में मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग है, उस एसोसिएशन की आइडेंटिटी अलग है, तो इस एसोसिएशन को बोला जाता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो उल्टा बोलो, अनइनकॉर्पोरेटेड क्या होती होगी? जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी। एसोसिएशन नॉट हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। कॉन्सेप्ट देखना कितना गहरा कॉन्सेप्ट होगा। एसोसिएशन नॉट हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका क्या मतलब हिंदी में? मेंबर एंड एसोसिएशन बोथ आर सेम पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है ना। यस सर। मेंबर और एसोसिएशन शैल बी ट्रीटेड एज सेम। वन, एक ही माना जाएगा। यस सर। मेंबर एंड एसोसिएशन शैल बी ट्रीटेड एज वन एंड सेम। इन दोनों को क्या माना जाएगा बेटा? एक और सेम माना जाएगा। इन दोनों के मतलब में कोई दिक्कत? नो सर। अभी इनकम टैक्स से मैं अपने आप जोड़ दूंगा। इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। इसको हिंदी में लिख लो। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी का मतलब होता है एक पर्सन अपने आप से इनकम नहीं कमा सकता। इनकम के लिए दो पर्सन का होना जरूरी है। एक पर्सन अपने आप से, मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूं और अपने आप को ही मैं पैसे दे रहा हूं, तो मैंने इनकम कमा ली? बोलो बेटा। नहीं सर। एक पर्सन No, sir. अपने आप से इनकम नहीं कमा सकता। इनकम कमाने के लिए दो पर्सन का होना जरूरी है, एक रिसिपिएंट और एक जिसने वो फंड्स दिए हों।
और दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी हो, और दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी हो। जैसे आपने मुझे फी दी है तो ये इनकम हो जाएगी, आपने मुझे फी दी है तो ये इनकम हो जाएगी, क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ आप अलग है, मैं अलग हूं बेटा। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी क्या बोलता है, बिल्कुल हिंदी में लिखना, एक पर्सन अपने आप से क्या नहीं कर सकता, इनकम नहीं कमा सकता। बिल्कुल हिंदी में लिखो आप, फिर मैं लॉ दिखाऊंगा कहां से कहां जुड़ता है। एक पर्सन अपने आप से इनकम नहीं कमा सकता, इनकम के लिए 2 पर्सन का होना जरूरी है। इनकम के लिए 2 पर्सन का होना जरूरी है, और उन दोनों की क्या होनी चाहिए बेटा, सेपरेट आइडेंटिटी। आपने अपना ही पैसा अपने बैंक से निकाल लिया तो आपकी इनकम होगी क्या ये? एटीएम से बेटा आपने 10,000 रुपए निकाल लिए तो क्या आपकी इनकम है? नहीं सर। सर क्यों? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। और अपने आप से कैसे इनकम? सही बात। एक जेब से पैसा निकाल के दूसरे जेब में डाल दिया और मैं कह रहा हूं मैंने इनकम कमा ली। करते रहो फिर तो। ये आया समझ में? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। अब दिक्कत क्या हुई, इस दिक्कत को समझना। क्लब में बोल सकता हूं, क्लब अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, यस सर। अगर पता हो तो। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की है। ठीक है ना, वो भी बिल्कुल मैं क्लब जान के ले रहा हूं, यहां से आपके बेटर समझ में आएगा। क्लब एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। टेक द एग्जांपल ऑफ पंजाबी बाग क्लब। और मैं इसका मेंबर। इन द आइज ऑफ लॉ क्लब एंड मेंबर वन इज द सेम पर्सन, अनइनकॉर्पोरेटेड है ना। यस सर। मैंने क्लब का लोन बुक किया अपनी मैरिज एनिवर्सरी के लिए, किसी फंक्शन के लिए, किसी बर्थडे के लिए, मिलते हैं बेटा। यस सर। तो मैंने बेटा, क्लब ने मुझे क्या करी, कोई एक स्पेसिफिक सर्विस दी। एक तो होती है नॉर्मल सर्विस बेटा, जो हर मेंबर्स को देते हैं, वो सुबह जाओ, मॉर्निंग वॉक करो, टेनिस कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, सबको मिलती है। एक तो यस सर। मंथली सब्सक्रिप्शन के बदले जो सबको मिलती है, एक होती है स्पेसिफिक सर्विस। वहां का आपने क्या बुक करवा दिया बेटा, लोन बुक करवा लिया अपने किसी बर्थडे फंक्शन के लिए, और उसके बदले आपने क्या कर दी बेटा, उसके बदले आपने क्या कर दी बच्चे, पेमेंट। वेरी गुड। क्या ये पेमेंट हर मेंबर करता है या वो मेंबर कर रहा है जो ये सर्विस ले रहा है? जो सर्विस। तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, स्पेसिफिक सर्विस। और ये बेटा 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए हो जाती है ये। अब लेटेस्ट से ये पेमेंट थी 5 लाख, वो लोन ही बहुत बड़ा है, 5 स्टार इक्विवेलेंट तो लोन है उनके। ठीक है। हाँ जी सर। अब ये 5 लाख क्लब की इनकम हो या ना हो, क्लब की जो रिटर्न जारी है, होगी सर। अब ये क्लब के सीए, ये चोर नालायक, ये कह रहे हैं क्लब और मेंबर सेम पर्सन है, हमें मेंबर से इनकम हो रही है, यानी कि अपने आप से हो रही है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? हाँ सर। क्लब एंड मेंबर वन इज द सेम पर्सन। अभी आप ही ने बोला ना अनइनकॉर्पोरेटेड है। हाँ जी सर। क्लब एंड मेंबर वन इज द सेम पर्सन, यानी कि हमें तो मेंबर से इनकम हो रही है और मेंबर हम ही हैं। मेंबर और क्लब एक ही बात है, देन व्हाई शुड आई पे द टैक्स? ये वो कह रहा है नॉनसेंस, बदतमीज, ये कैसे इंटरप्रिटेशन निकाली है? ये तो ऑल टुगेदर अलग है। आपके ऊपर क्या लगना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए। वो कह रहा है ना ना, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी पढ़ो। ये बात सुने जरा, क्लब वाला समझा रहा है, क्लब का सीए। ये बात सुने जरा, ये पढ़ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी क्या होता है। ये पढ़ रहा है, एक पर्सन अपने आप से इनकम अर्न नहीं कर सकता, इनकम अर्न करने के लिए 2 पर्सन होने चाहिए। एओ ने पढ़ लिया और फिर वो दूसरा दोबारा पढ़वा रहा है इसको सीए। बात सुने जरा, ये बता अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्या होता है? वो कहता है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो इसका मतलब क्लब एंड मेंबर एक पर्सन है। ये कह रहा है हाँ जी एक है, क्लब एंड मेंबर एक है। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी ये बोलता है तो एक पर्सन अपने आप से इनकम ही नहीं कमा सकता। अब इसके ऊपर इनकम टैक्स लगे या ना लगे? लगेगा। लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। लगना चाहिए। चाहिए। लॉ सेज, ये कैसी कैसी इंटरप्रिटेशन है। इंडस्ट्री में एक से एक एक्सपर्ट ब्रेन बैठे हैं। ये वाला पॉइंट अब पढ़ो, अब आपके समझ में आएगा ये। अब पढ़ो, इनकम डिराइव बाय, पढ़ो बेटा, ट्रेड, प्रोफेशनल और अदर इनकॉर्पोरेटेड बॉडी फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइडेड टू देयर members. स्पेसिफिक सर्विस लिए, जर्नल सर्विसेज नहीं Will be ली। जर्नल chargeable सर्विसेज under आज them. भी एग्जम्प्ट है। जो मंथली मेंबरशिप वाली हैं, Yes sir. जो हर मेंबर को मिलती हैं, वो आज भी एग्जम्प्ट है। पर लॉ ने अच्छा धर लिया कि स्पेसिफिक सर्विसेज को लो।
ठीक है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है पर इनकम टैक्स लगेगा। ये कैसी इंटरप्रिटेशन निकाल दी नलायकों ने प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। समझ में आया कहां से कहां लॉ जुड़ रहा है? यस सर। यस सर। इतनी डिटेल में जाता है बेटा इनकम टैक्स। असल में इनकम टैक्स ये ज्यादा खतरनाक इसलिए होता जा रहा है कि जहां जहां लूप होल निकलते हैं ना, उन लूप होल को प्लग कर रखा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? जहां जहां लूप होल होते हैं उन लूप होल को प्लग करने के लिए लिस्ट आगे बढ़ती रहती है। Yes, sir. छठे पॉइंट में कोई इफ्स एंड बट्स, टोटल कितने पॉइंट हो गए बेटा? 6। केवल हेडिंग हेडिंग बोलो और आगे निकलते रहो। पहला, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम एनी बिजनेस प्रोफेशन। दूसरा, 3 कारणों से कंपनसेशन। तीसरा, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। चौथा बेटा, बेनिफिट परक्यूजिट बिजनेस और प्रोफेशन के कारण। पांचवा, पार्टनर सैलरी कमीशन एटसेट्रा। छठा, स्पेसिफिक सर्विसेज से जो इनकम है अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन को। शैल आई मूव ऑन? Yes, sir. नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा पॉइंट है ये? 7th। कीमैन। कीमैन, कीमैन मतलब चाबी आदमी या मेन आदमी? मेन आदमी। कि ये मत समझ लेना जो चाबी से घूम रहा हो। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये समझाता हूं फिर लिखवाता हूं और आप 100% सही आंसर देंगे। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो एम्प्लॉयर अपने कीमैन एम्प्लॉय के लिए लेता है। कीमैन एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय होता है जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन टिकी हुई है। इसको कोई हार्म पहुंच गया तो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। रतन टाटा जी टाटा के कीमैन एम्प्लॉय है बेटा। डायरेक्टर पता है ना एम्प्लॉय होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर एम्प्लॉय होते Yes, हैं ना। sir. Yes, sir. ये टाटा ग्रुप के कीमैन एम्प्लॉय हैं। अगर इनके जुकाम भी हो जाए ना, टाटा शेयर की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो एम्प्लॉयर अपने कीमैन एम्प्लॉय के लिए ले लेता है। कीमैन एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय होता है जिसपे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन टिकी हुई है। उसकी लाइफ का इंश्योरेंस करवा देते हैं कि क्योंकि इसके ऊपर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन टिकी हुई है, इसको कुछ हो गया तो नुकसान हो सकता है, तो उसकी लाइफ का क्या ले लिया बेटा? इंश्योरेंस ले लिया। जैसे इधर उधर की बातें करता हूं फिर आपके समझ में आएगा। आमिर खान की जितनी भी मूवी आती हैं, डायरेक्टर आमिर खान का इंश्योरेंस करवाते हैं, पता होगा? Yes, नालायक sir. साल में फिल्म ही एक या 2 करता है। यस सर। Yes, sir. Yes. उन्होंने साल में फिल्म ही एक या 2 करनी है, उसके बीच में अगर वो निपट गया तो अटैक पड़ जाए, 100 हो जाए, 100 बातें, डायरेक्टर तो गया। पता चले 50-50 करोड़ 100 करोड़ में फिल्में साइन कर रहे हैं बेटा वो, तो डायरेक्टर उसकी लाइफ का क्या करवा देता है बेटा? इंश्योरेंस करवा देते हैं। तो वो तो उस टाइप की बातें थी। मुझे जरा कीमैन समझाना है क्या होता है। क्या होता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी? दोबारा बोलो। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस? Life Is a insurance. life insurance policy taken by employer on the life of his keyman employee. Employer. इस पॉलिसी का प्रीमियम पे Employee. करता है एम्प्लॉयर। Employer. बेटा माइक को म्यूट करो आप, किसी एक का माइक डिस्टर्ब कर रहा है। इस पॉलिसी का प्रीमियम पे करता है एम्प्लॉयर। कल को ये पॉलिसी मैच्योर हुई और लमसम अमाउंट मिलेगा एम्प्लॉयर को। कल को ये जब भी पॉलिसी मैच्योर होगी, लमसम अमाउंट मिलेगा एम्प्लॉयर को। ये एम्प्लॉयर की इनकम मान ली जाती है, एम्प्लॉयर के हैंड में टैक्सेबल हो जाती है अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉयर के हैंड में टैक्सेबल हो जाती है अंडर द हेड पीजीबीपी। मैं दोबारा बोलता हूं, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय एम्प्लॉयर ऑन द लाइफ ऑफ हिज कीमैन एम्प्लॉय। इसका प्रीमियम कौन पे करता है बेटा? एम्प्लॉयर। कल को पॉलिसी जब मैच्योर होगी, लमसम अमाउंट किसको मिलेगा बेटा? एम्प्लॉयर को। तो एम्प्लॉयर की इनकम मान ली जाएगी, एम्प्लॉयर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी। बस 2 मिनट और सुनो आगे। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर ने पॉलिसी ले ली, कीमैन एम्प्लॉय है, उसको खुश करने के लिए पॉलिसी उसके फेवर में सरेंडर कर दी कि चलो पॉलिसी आप रख लो। प्रीमियम एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है, कीमैन एम्प्लॉय है, खुश रहेगा, उसको खुश करने के लिए पॉलिसी उसको फेवर में सरेंडर कर दी। अब मैच्योरिटी के टाइम अमाउंट किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को, क्योंकि पॉलिसी सरेंडर हो चुकी है ना। अब मैच्योरिटी के टाइम अमाउंट एम्प्लॉय को मिलेगा, एम्प्लॉय के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी।
तो ये डिपेंड करता है कि मैच्योरिटी के टाइम अमाउंट किसको मिल रहा है। अगर मैच्योरिटी के टाइम अमाउंट एम्प्लॉयर को मिलता है तो एम्प्लॉयर के हेड में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। हावेवर अगर एम्प्लॉयर ने पॉलिसी सरेंडर कर रखी है एम्प्लॉय को और मैच्योरिटी के टाइम अमाउंट अब एम्प्लॉय को मिलता है तो एम्प्लॉय के हेड में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। थर्ड और लास्ट, अगर एम्प्लॉय के फेवर में पॉलिसी सरेंडर करी, एम्प्लॉय की डेथ हो गई और डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर को अमाउंट मिलेगा तो फैमिली मेंबर के हैंड में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्स। ये कीमैन इंश्योरेंस 3 हेड में आता है, पीजीबीपी, सैलरी, अदर सोर्स। हेड वाइज पकड़ो, पीजीबीपी में कब आएगा ऐसे बताओ, पीजीबीपी में कब आएगा? जब एम्प्लॉय को ही मिली है। जब व्हेन द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट इज रिसीव बाय एम्प्लॉयर। हाँ, एम्प्लॉय। अमाउंट किसको मिलेगा? एम्प्लॉयर को मिलेगा। सैलरी में कब आएगा? सैलरी में जब एम्प्लॉय को एम्प्लॉय को मिलेगा। पॉलिसी सरेंडर कर रखी है एम्प्लॉय को और मैच्योरिटी के टाइम अमाउंट किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय को। अदर सोर्स में कब आएगा? फैमिली को मिलेगी। आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को क्या मिलता है बेटा? अमाउंट मिलता है। ये 3 हेड में परेशान करेगा, मैंने तीनों हेड इकट्ठे कर दिए यहाँ पर। लिखवा दूं? हाँ जी सर। लिखो, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी is a life insurance policy taken by employer on the life of his keyman employee. प्रीमियम कौन पे करता है इसका? एम्प्लॉयर। employer. Premium of such policy is paid by employer. तो इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी? टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। भाई या तो ये आएगा पीजीबीपी में या ये बोलो ना टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी या अदर सोर्स। पीजीबीपी में कब आएगा? जब मैच्योरिटी टाइम पे एम्प्लॉयर को ही मिलेगी। when at the time of maturity amount is received by employer। OR का मतलब employer। when at the time of maturity amount is received by employer। सैलरी में कब आएगा? जब एम्प्लॉय को मिलेगा मैच्योरिटी टाइम पर। when amount is received by employee। अदर सोर्स में कब आएगा? जब एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को मिलेगी। when amount is received by family member of employee। फिलहाल तो मैं पीजीबीपी आपको पढ़ा रहा हूं। तो पीजीबीपी में एम्प्लॉयर को जो मैच्योरिटी के टाइम अमाउंट मिलता है एम्प्लॉयर की इनकम मानी जाती है टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? लिख लिया? यस सर। सर एक सेकंड रुक जाओ।
अरे जल्दी लिखना, लाइक क्या टूटे हासिल। सर अगर एम्प्लॉय जॉब ही छोड़ दिया तो उसका क्या होगा? एम्प्लॉय ने अगर जो भी छोड़ दिया, पॉलिसी सरेंडर कर रखी है या नहीं कर रखी? सर दोनों केस में। एक केस बताना मुझे, पूरा आराम से सोच और बता मुझे क्या पूछना सर है। अगर एम्प्लॉय के लिए सरेंडर कर रखी है, मतलब मैच्योरिटी और के वो बाद जॉब उसको छोड़ के मिलेगी। चला गया तो मैच्योरिटी के टाइम अमाउंट उसको मिलेगा, उसके हेड में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। हो गया सर। जैसे आपने डायरेक्टर वाला एग्जांपल बताया था कि हीरो पे लेते हैं इंश्योरेंस, तो ये लिमिटेड होता है। जैसे कि मूवी तो एक ही समझ लो, डायरेक्टर तो अलग अलग करते हैं, तो ऐसा होता है कि जिसका मन लिमिटेड करे वो ले लो, लाइफ इंश्योरेंस है मतलब- तो प्रीमियम देते रहो। फुल लाइफ की थोड़ी ना लेते होंगे, खाली उस मूवी के पीरियड तक की होती होगी ना। अरे यार जो भी पॉलिसी का पीरियड होता है। ओके, हाँ चलो, अब एक समस्या समझना क्या है। एक सेक्शन है, सेक्शन 10(10)(d), और सेक्शन 10 का मतलब पूरे इनकम टैक्स में क्या होती है? Exemption. एग्जम्पशन। Exemption. ये बोलता है मैच्योरिटी प्रोसीड्स, या ऐसे लिख लो इसको, अमाउंट रिसीव बाय assessee at the time of maturity of life insurance policy is fully exempt। जो आपने पॉलिसी ले रखी है, पेरेंट्स ने आपके या मैंने ले रखी है लाइफ इंश्योरेंस वाली पॉलिसी, बेटा कल को ये जब भी मैच्योर होंगी तो ये सारी की सारी क्या होती हैं बेटा? फुल्ली एग्जाम 10(10)(d) में। आपने और मैंने जो भी पॉलिसी ले रखी है लाइफ की, कल को ये जब भी मैच्योर्ड होंगी, मैच्योरिटी के टाइम जो भी अमाउंट मिलेगा, ये सारी की सारी क्या होंगी बेटा? अपनी फुल्ली एग्जाम्ड होंगी। ये कहां पर लिखा है बेटा आपका? 10(10)(d) में। ये कहां पर लिखा है बच्चे? 10(10)(d)। अब फोकस रखना, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैच्योर हो रही है वो तो फुल्ली टैक्सेबल है तो वो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यस, कीमैन वाली तो टैक्सेबल है, चाहे वो एम्प्लॉय के हैंड में हो, चाहे फैमिली मेंबर, चाहे एम्प्लॉयर। वाइल नॉर्मल लाइफ पॉलिसी क्या होती है? फुल एग्जाम। फुल्ली एग्जाम्ड। अब क्या हुआ, क्या टैक्स प्लानिंग करने लग गए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली और सरेंडर कर दी किसके पास? किसको दे दी? एम्प्लॉय को। No. किसको दे दी? एम्प्लॉय को। Employ. इसका 70, 80 या 90% प्रीमियम लेटर से एम्प्लॉयर ने दे दिया और 10-15% प्रीमियम किससे दिलवा दिया? एम्प्लॉय से। इससे पर्पस क्या सोल्व हुआ? कीमैन इंश्योरेंस Sir, ये पॉलिसी section 10(10)(d) अपना स्टेटस में लूज कर गई। Yes sir. कीमैन में 100% प्रीमियम कौन देता है? Employer. एम्प्लॉयर। Employer. कीमैन में 100% प्रीमियम देता है एम्प्लॉयर। जरा सा भी प्रीमियम अगर एम्प्लॉय दे दे तो वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती, वो नॉर्मल होती है। और नॉर्मल मैच्योरिटी के टाइम क्या होती है? एग्जाम्प्ट होती है। एग्जाम। क्या टैक्स प्लानिंग समझ में आ रही है? यस, एम्प्लॉयर ले लेता से था बचने कीमैन इंश्योरेंस के लिए। पॉलिसी, आपस में मिल जाते थे नालायक दोनों चोर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई आपस में मिल गए, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, मान लो बेटा 1 करोड़ की, 90% प्रीमियम एम्प्लॉयर ने दे दिया, सरेंडर कर दी एम्प्लॉय को और उसको बोल दिया थोड़ा बहुत प्रीमियम तू दे दे। इससे पर्पस क्या सोल्व होगा? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अपना स्टेटस क्या कर जाएगी? लूज कर जाएगी, वो नॉर्मल पॉलिसी हो जाएगी। और नॉर्मल पॉलिसी क्या होती है? 10(10)(d) में एग्जम्प्ट होती है। यस सर। सर समझ ही नहीं आ रहा हमें तो। आ रहा है सर समझ। आ गया। आ गया समझ में? इस लूप होल को प्लग करने के लिए क्या कानून बनाओगे जल्दी बताओ। मेरा तो सबको एग्जाम कर देंगे, नहीं तो सबको टैक्सेबल कर सबको एग्जाम्प्ट कर देंगे, फिर तो कीमैन लेते रहो, सैलरी देना बंद कर दो, पॉलिसी लेते रहो। देंगे। कीमैन चुप रहो, मैं आंसर दूंगा नालायको। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी always remain Keyman insurance policy even if part of the premium is paid by employee।
हाँ की सर, मैन हमेशा ही की मैन मानी जाएगी, चाहे थोड़ा बहुत प्रीमियम एम्प्लॉय क्यों ना पे कर दे। क्या फर्क पड़ेगा? मैच्योरिटी के टाइम टैक्सेबल होगी। क्या फर्क पड़ेगा? टैक्सेबल हो। मैच्योरिटी के टाइम टैक्सेबल होगी। की मैन हमेशा की मैन मानी जाएगी, इवन इफ पार्ट ऑफ द प्रीमियम इज पेड बाय एम्प्लॉय। लिखवा दूं? हाँ जी सर। लिख दो इंपॉर्टेंट नोट फॉर्म में। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलवेज ट्रीटेड एज KMI। Keyman insurance policy even if part of the premium is पेड बाय एम्प्लॉय। accordingly क्या फर्क पड़ेगा? accordingly taxable at the time of maturity। मैच्योरिटी के टाइम टैक्सेबल होगी। सर किसके हैंड में होगी? वो तो ऊपर लिखवाई दिया। टैक्सेबल किसके हैंड में होगी? एम्प्लॉय को दे रखी है तो एम्प्लॉय के हैंड में, उसकी डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर को मिली है तो अदर सोर्स में। अच्छा टॉपिक था सर ये। हाँ जी, अच्छा टॉपिक था ये वाला। ये पूरा चैप्टर ही बढ़िया है अगर इंटरेस्ट आ जाए तो। ये बस ये इतना थोड़ा इसमें- लेंदी हो जाता है, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, बच्चों का दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। इस चैप्टर में आखिरी में बस 4 चीजें याद रह जाती हैं, PGBP। इतने सर सच में बहुत अच्छा ज्यादा ना। हेवी हो गया है आज भी हाँ? सर, बहुत ज्यादा हेवी हो गया है। अभी तो ये कुछ हुआ ही नहीं बेटा, अभी तो ये टाइम पास सा हो रहा है इसमें। सर हो गया था बस, बोलो सर। एक्टिव कर दिया KMIP ने। चलूं आगे। हाँ जी सर। अगला पॉइंट मैंने पढ़ा रखा है, आपको इकट्ठा करता हूं, याद दिलाता हूं। पॉइंट नंबर 8, हाँ जी सर। कन्वर्जन ऑफ। किसी को याद हो तो स्टॉप। अगर पढ़ रहे हो। इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट। कैपिटल गेन में पढ़ाया था ना, कन्वर्जन ऑफ हाँ जी सर। कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, और फिर उसका वाइस वर्सा भी लिखवा दिया था। हाँ जी सर। कैपिटल गेन चैप्टर याद है बेटा? हाँ जी सर। एक बार नोट्स में देख के बताओ वो Yes, कौन सा sir. कॉन्सेप्ट था, ताकि मैं यहाँ पर खाली वो लिखवा दूं, रेफर कॉन्सेप्ट नंबर दिस ऑफ कैपिटल गेन। एक बार देखो आराम से, कैपिटल गेन चैप्टर में जाओ, 8वां 9वां 10वां उसके आसपास के कॉन्सेप्ट देखो। इतने मिलेगा, इतने तो मैं वैसे ही खत्म कर दूंगा ये। बोलो बेटा। सर नहीं मिला। अगर इन्वेंट्री को कैपिटल असेट में बेटा कन्वर्ट करा, इनकम मान ली जाएगी। इस कन्वर्जन को बेटा हम इनकम की तरह ट्रीट करेंगे, पीजीबीपी में टैक्सेबल करेंगे। कौन सी चीज किसमें कन्वर्ट हो रही है? कौन सी चीज किसमें कन्वर्ट हो रही है? इन्वेंट्री हो रही है, इन्वेंट्री कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो रही है। तो लॉ सेज एफएमवी ऑफ इन्वेंट्री लॉ एज ऑन द किस दिन की? डेट ऑफ कन्वर्जन, और उसमें से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कितने में खरीदी थी। एक बार वो कॉन्सेप्ट ढूंढ लो ना बेटा कैपिटल गेन में। सर कॉन्सेप्ट 6 है। कॉन्सेप्ट 6 है बेटा, देख लिया ना पक्का? यस सर। तो इसके ब्रैकेट में लिख लो रेफर कॉन्सेप्ट नंबर 6 ऑफ कैपिटल गेन, वहां डिटेल में करा रखा है मैंने। सर कॉन्सेप्ट 6 तो वो है सिक्योरिटी हेल्ड। सर 5 है मेरे ख्याल से। सेक्शन 45 नहीं, क्लॉज 2। सिक्योरिटी हेल्ड एज डिपॉजिटरी 6 है क्या? सर कॉन्सेप्ट नंबर 5 ये उससे पहले, ये उससे पहले होता है। सर 5 है। सर 5 है।
Conversion of concept capital number asset 5 into stock in trade. trade. कैपिटल गेन चैप्टर करा दिया ना, क्यों हमें टाइम वेस्ट करें। ठीक है, ना भी कराया तो आपके सामने दोबारा हो गया। इन्वेंट्री कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करेंगे, टैक्स ट्रीटमेंट लगेगी बेटा, आपका टैक्सेबल कर दो पीजीबीपी में। एफएमवी ले लो एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। एफएमवी एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन 100 लाख थी, 60 लाख की खरीदी थी, तो बिजनेस इनकम कितनी मानी जाएगी? 40 लाख। और बिजनेस इनकम में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर भी कर दो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन में होता है वो। Yes, sir. ठीक है, हाँ जी सर। Yes, sir. नेक्स्ट बेटा पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। एक एसएससी ने दूसरे एसएससी का बिजनेस स्टे करवा दिया। एक एसएससी ने दूसरे एसएससी की बिजनेस एक्टिविटी रुकवा दी, उसको बोलते हैं नॉन कम्पीट अमाउंट। ये लिखवाता हूं, फिर तो खाली समझा दूंगा एग्जांपल कि क्या होता है। नॉन कम्पीट अमाउंट का मतलब होता है कंपटीशन से निकला है वर्ड ये। एनी अमाउंट रिसीव, any amount receive under an agreement, any amount receive under an agreement for, किस चीज का एग्रीमेंट करा है? किस चीज का एग्रीमेंट करा है? नंबर 1, नॉट कैरिंग आउट, नॉट कैरिंग आउट any activity relating to business profession। मतलब समझा दूंगा, एक बार लिख लो। बी, नॉट शेयर, नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा। बोलूं दोबारा? सर ए पॉइंट दोबारा रिपीट कर दो। ए, नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू बिजनेस प्रोफेशन, नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू बिजनेस प्रोफेशन। बी, नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा। कई बार ऐसा होता है, एक एसएससी दूसरे एसएससी की बिजनेस एक्टिविटी पे स्टे लगवा देता है। एक एसएससी दूसरे एसएससी की बिजनेस एक्टिविटी पे स्टे लगवा देता है कि आप पर्टिकुलर टाइम तक ये एक्टिविटी कैरी आउट नहीं करोगे। वो कह रहा है जी मैं क्यों मानूं आपकी बात, वो कह रहा है एग्रीमेंट करो और ये पकड़िए पैसे। जैसे मैं बता देता हूं बेटा, 2018 से मेरा एग्रीमेंट था कि मैं कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स नहीं पढ़ाऊंगा। 2018 से मैंने टाई अप, रिटर्न में एग्रीमेंट है बेटा कि मैं कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स नहीं पढ़ाऊंगा। उसके लिए मैंने लमसम कंसिडरेशन ले लिया एक्स अमाउंट। एक्स क्या है वो आपको बताऊंगा नहीं, उसके लिए मैंने एक लमसम कंसिडरेशन ले लिया एक्स अमाउंट। मेरा क्या बेनिफिट है? मैं ऑलरेडी एंगेज था बेटा प्रैक्टिस में, और टैक्स पेपर से ही नहीं टाइम लगता मेरे को। मैं ऑलरेडी एंगेज हूं, मुझे बैठे बैठे पैसा मिल रहा है। सामने वाले को क्या बेनिफिट है? कंपटीशन कट शॉर्ट, कंपटीशन ही खत्म हो गया कि झटके में। हाँ जी सर। तो ये जो मैंने पेमेंट ली है, मैंने कोई अपना बिजनेस थोड़ी ना बेचा है उसको, बस एक्टिविटी रोक दी। एक्टिविटी रोक दी, उसको माना जाता है बेटा नॉन कम्पीट अमाउंट। रिसिपिएंट की इनकम मानी जाती है टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। जैसे मैं बताता हूं बेटा आपको और एग्जांपल देता हूं। अरोड़ा लेमन आती है, अरोड़ा लेमन? हाँ सर, 10 वाली। हाँ बिल्कुल सही है, पता है ना, लाइक को 10 वाली। अरोड़ा लेमन बेटा जब इसने मार्केट में एंटर करा, उससे पहले कोई दूसरा प्रोडक्ट आता था, बंटा बंटा करके कोई प्रोडक्ट आता था। उसने बंटा को बोल दिया भाई अपना बिजनेस मेरे को बेच दे। वो कह रहा है जी बिजनेस नहीं बेचूंगा। उसने एग्रीमेंट करा कि पकड़ ये 5 करोड़ रुपए दिल्ली में मत बेचियो, दिल्ली से बाहर क्या करता रहे तू, सोल्ड आउट करता रहे। उसने एग्रीमेंट कर लिया।
उसको पता है अरोड़ा लेमन ने सूनर और लेटर मार्केट तो वैसे भी पकड़नी है, लिम्का का बेस्ट अल्टरनेट है अरोड़ा लेमन बेटा, उसको पता है उसने मार्केट वैसे ही पकड़नी है, तो अब तो जो पैसे मिल रहा है वो ले लो। उधर अरोड़ा लेमन को क्या बेनिफिट हो रहा है बेटा, कंपटीशन एक ही झटके में 0। यस सर। दोनों पार्टीज के अपने अपने बेनिफिट है ना बेटा, हाँ जी। अकॉर्डिंगली वो जो भी इसको रिसिपिएंट को मिलेगा वो इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड पीजीबीपी। जैसे 2 साल तक मैंने क्लेम करा बेटा, अब मेरा टाई अप खत्म हो चुका है, अब इस बार से मैं कॉस्ट एफएम भी पढ़ा रहा हूँ, कॉस्ट एफएम अकाउंट सर, इस बार से वो भी क्लासेस अवेलेबल है बेटा। धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद क्यों बोल रहा है नालायक। हम लोग के लिए। अच्छा चल ठीक है, समय कस्टमर तैयार हो रहा है मेरा आगे का है, चल मुद्दे पे आ। बिजनेस मैंने बेचा नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी पे स्टे लगा दिया। बिजनेस एक्टिविटी पे जो स्टे लगाते हैं इसको बोला जाता है बेटा नॉन कम्पीट अमाउंट। फर्स्ट समझ में आ गया, हाँ हाँ जी जी सर। सर। कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं सर। नो। ये जीएसटी में दोबारा रिपीट होगी, इसके ऊपर जीएसटी भी लगता है, ओहो। सर्विस माना जाता है, इसके ऊपर जीएसटी भी है। हे प्रभु। जीएसटी में आएगा वहां दोबारा बोलूंगा कि पीजीबीपी में पढ़ के आओगे, पीजीबीपी में बोल रहा हूँ जीएसटी में पढ़ोगे। जलील मैं दोनों जगह करता हूँ बेटा, क्योंकि मुझे ये पता है दोनों में से कुछ भी याद नहीं होगा आपको। हाँ करो। हाँ सर। दूसरा PGBP समझाता हूँ, दूसरे का याद है। एग्जाम्पल और भी इंटरेस्टिंग है। नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट, इनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यस एक साइंटिस्ट ने, कोरोना चल रहा है कोरोना लेता हूँ, एक साइंटिस्ट ने कोरोना की वैक्सीनेशन बना ली, बड़ी सिंपल सी कोरोना की वैक्सीनेशन उसने बना दी। लेते ही बेटा कोरोना क्या हो रहा है, 100% गायब हो रहा है। रेनबैक्सी उसके पास गया, भागा। साइंटिस्ट बात सुन, ये पकड़ 5 करोड़ रुपए, मुझे ये फॉर्मूला दे दे। साइंटिस्ट ने बोला नहीं दूंगा। रेनबैक्सी ने बोला अच्छा ठीक है मुझे नहीं देगा, एग्रीमेंट कर, पकड़ ये 50 लाख रुपए, मैं नहीं तो सिप्ला भी नहीं, अगर मुझे नहीं देगा तो मेरे कंपटीटर को भी मत दियो। इसको बोलते हैं नॉन कम्पीट, मैं नहीं तो मेरा कंपटीटर भी नहीं, कहीं पता चले तो सिप्ला को दे दे और नालायक वो प्रोडक्शन कर दे, मैं तबाह बर्बाद हो जाऊं। सुन रहे हो नालायकों, सुन रहे हैं सर। इसको बोलते हैं नॉन कम्पीट, मैं नहीं तो मेरा कंपटीटर भी नहीं। एक साइंटिस्ट ने पानी से पेट्रोल बनाना सीख लिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की उसके ऊपर नजर थी, वो पानी से पेट्रोल बनाना माइक साइंटिस्ट ने बोला नहीं दूंगा। सर बैकग्राउंड बहुत आवाज कर रहा है। नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ का मतलब होता है आपके पास कोई ट्रेडमार्क है, कोई सीक्रेट है, पेटेंट है, नो हाउ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। एक कॉर्पोरेट आपसे वो मांग रहा है, आपने उसको मना कर दिया कि नहीं आपको नहीं दूंगा, तो उसने बोला एग्रीमेंट कर मेरे साथ, मेरे कंपटीटर को भी मत दे दियो। तो उसने बोला ठीक है जी कर लो एग्रीमेंट, मुझे तो किसी को देना ही नहीं है, ये तो जन सेवा के लिए है। तो जो एग्रीमेंट उसने करा उसको जो अमाउंट मिल रहा है वो इसकी इनकम मानी जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। और सोच के बताओ अगर वो बेच देता तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जाता। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करा उसने, वैसे ही बेच दिया, अच्छा। कैपिटल गेन लगता। हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा। आगे समझ। आप साइंटिस्ट हैं, आपके पास फॉर्मूला है, रेनबैक्सी को आपने बेच दिया तो कैपिटल गेन लगेगा। रेनबैक्सी को बेचा नहीं, रेनबैक्सी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं किसी और को भी नहीं दूंगा, तो इनकम अब भी मानी जाएगी। Yes, और आपके sir. हैंड में टैक्सेबल होगी अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, यस सर। ये था पॉइंट नंबर 9। सर पॉइंट नंबर 10 लिख के छोड़ दो, करा दे। 4-5 लेक्चर के बाद पहुंचूंगा यहाँ पर, जब समझ में आएगा ये। एनी सम received in respect of damage, destruction of asset, सर ये क्या लिखा है, रिसीव्ड in respect of damage, destruction of asset for which deduction is claimed अंडर सेक्शन 35 AD। तो जब मैं 35 AD पढ़ाऊंगा ना बेटा पीजीबीपी में, ये अपने आप आ जाएगा। चार्जिंग सेक्शन 28 कंप्लीटली वाइंड अप हो गई। चार्जिंग सेक्शन 28 कंप्लीटली वाइंड अप हो गई, और आई थिंक आज का इतना कोटा भी बहुत है बेटा, है ना। हाँ जी सर। यस हाँ सर। सर। Yes, sir. दैट इज
ऑल फॉर टुडे.